हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपसे एक पॉलिटिकल इवेंट पर बात करने वाले हैं और ये पॉलिटिकल इवेंट है अमेरिका में एक नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा। और ये घोषणा की है एलन मस्क ने। एलन मस्क जो कि टेस्ला और स्पेस एक्स के CEO हैं, उनकी रिफ्ट चल रही थी, उनका विवाद चल रहा था बहुत लंबे समय से प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। और उन्होंने घोषणा की थी कि अगर वन ब्यूटीफुल बिल पारित हो जाता है, वन बिग ब्यूटीफुल बिल अमेरिका की संसद पारित कर देती है, तो वे नया पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे। वैसे तो किसी भी देश में राजनीतिक दल का बनना या बिगड़ना बहुत बड़ी घटना नहीं होती है, लेकिन अमेरिका की इस घटना को हम यूपीएससी के नज़रिए से इस तरह से देखना चाहेंगे कि वहाँ पर टू पार्टी सिस्टम क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसे बनती हैं, और अमेरिका के प्रेसिडेंशियल सिस्टम को भी हम समझेंगे। तो वास्तव में ये जो अमेरिका पार्टी जिसकी घोषणा करी है एलन मस्क ने, ये एक बड़े उद्योगपति भी हैं। और अगर हम अमेरिका का इतिहास देखें तो एक बड़े उद्योगपति के तौर पर जो व्यक्ति राष्ट्रपति बन सका वो थे डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के बाद एस्पिरेशंस बाकी उद्योगपतियों की भी जगनी ही थी, और एलन मस्क जो कि अमेरिका में एक नया राजनीतिक दल बना रहे हैं। अब प्रश्न ये है कि क्या कभी वो अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हैं? हम इसी पर चर्चा करेंगे और अमेरिका के प्रेसिडेंशियल सिस्टम को देखेंगे, पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम को देखेंगे और इन पर चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो का टाइटल है राजनीति में मस्क की एंट्री, क्या बन सकेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति। वास्तव में एलन मस्क ने अमेरिका पार्टी नाम का एक पॉलिटिकल दल बनाया है और उसका सैद्धांतिक आधार और राजनीतिक दृष्टिकोण क्या है उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले, हमेशा वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बताता हूं जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और जो PDF है वीडियोस की वो प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई इश्यू होता है आपकी पढ़ाई में, आपको कोई सहायता चाहिए, तो आप मुझसे वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये टेलीग्राम चैनल नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो क्या है इस पूरी घटना की पृष्ठभूमि और क्या है इसके पीछे का घटनाक्रम? तो देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, जुलाई 2025 में एलन मस्क ने घोषणा की कि उन्होंने अमेरिका पार्टी नाम का एक राजनीतिक दल बनाया है। और ये जो घोषणा है प्रेसिडेंट ट्रंप से राजनीतिक मतभेदों के बाद की गई। क्या है इसके पीछे के मूल कारण? तो सबसे पहला कारण ये है कि ट्रंप के नीतिगत फैसलों से एलन मस्क की असहमति थी, विशेषकर वन बिग ब्यूटीफुल बिल से। इसके साथ साथ रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स को इन्होंने यूनी पार्टी सिस्टम बताया है, यानी कि दोनों पार्टी को एक समान माना है। इसके बाद इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्टोरल कैंपेन में लगभग $280 मिलियन का योगदान दिया था। इसके बावजूद भी मस्क इनके फेवर में पॉलिसीज नहीं बना रहे हैं और ये एक बड़ा मुद्दा है जिसकी वजह से ये नाराज चल रहे हैं। तो अमेरिका में अगर आप देखेंगे तो एक एलीट पॉलिटिक्स का कल्चर चल रहा है, ठीक है, जहां पर समाज का उच्च वर्ग, अमीर उद्योगपति राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं। और अगर हम एलन मस्क का बैकग्राउंड देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ये प्रेशर ग्रुप से पॉलिटिकल पार्टी का जो है फॉर्मेशन हो रहा है। ही वॉज वर्किंग एज अ प्रेशर ग्रुप फ्रॉम द जो एक नॉन कन्वीनियंट एनर्जी सोर्सेज पर अपनी गाड़ियां चला रहा है, जो सब्सिडीज ले रहा है, प्रेशर बना रहा है गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज बनाने के लिए, वहां से चेंज होकर के वो एक राजनीतिक दल के तौर पर उभरते हैं, जिसको हम यूं कह सकते हैं कि हित समूहों का रूपांतरण देख रहे हैं हम अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम में। इसके साथ साथ अगर हम प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में बात करें तो लीडरशिप के लिए मैक्स वेबर, जो ब्यूरोक्रेसी के जनक भी माने जाते हैं, मैक्स वेबर ने एक टर्म दिया था कैरिस्मेटिक अथॉरिटी का। तो वो एक करिश्माई व्यक्तित्व धारण रखते हैं अमेरिका की पॉलिटिक्स में भी और अमेरिकन लोगों के माइंडसेट में भी। तो उनके दृष्टिकोण को भी हमें समझना होगा कि वहाँ के लोगों का दृष्टिकोण क्या है, क्योंकि उन्होंने 2 बार ट्रंप को प्रेसिडेंट बनाया है, ठीक है। तो हम अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था को भी थोड़ा सा समझ लें, इससे हमें बेहतर समझ होगी कि अमेरिका में किस तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम वर्क करता है। तो अमेरिका में अगर हम देखें तो वहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, राष्ट्रपति प्रणाली है, जो कि भारत के पार्लियामेंट्री सिस्टम से अलग है। किस प्रकार से काम करता है अमेरिका का प्रेसिडेंशियल सिस्टम, वो देखिएगा। अगर हम अमेरिका के प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करें तो वहां पर एग्जीक्यूटिव,
वहां पर एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी, और उसके साथ साथ लेजिस्लेचर, ये तीनों अलग हैं। सेपरेशन ऑफ पावर कंप्लीटली दिखाई देता है अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम में। प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव का हेड भी है और उसके पास सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं, एंड ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, यानी कि वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी भी नहीं होते, जिस प्रकार भारतीय व्यवस्था में होते हैं। भारतीय व्यवस्था में क्या अंतर है? भारतीय व्यवस्था में जो एग्जीक्यूटिव है वो पूरी तरीके से आप देखेंगे तो पार्लियामेंट का पार्ट है। प्रेसिडेंट जो हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव है वो संसद का पार्ट है। जो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल है वे संसद में बैठते हैं और संसद में उनका बहुमत होना आवश्यक है। तो एक प्रकार से अमेरिकन सिस्टम अलग तरीके का सिस्टम रखता है, जहां पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है और प्रेसिडेंट हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव होने के साथ साथ सेपरेशन ऑफ पावर के कारण एग्जीक्यूटिव पावर्स को एक्सक्लूसिवली एंजॉय करता है। उसके बाद अगर हम देखें तो अमेरिका के सिस्टम में जो दूसरी बड़ी चीज़ है वो स्ट्रॉन्ग फेडरलिज्म है और राज्यों के पास व्यापक शक्तियां हैं। अगर हम फेडरल सिस्टम का, फेडरल सेटअप का एग्जाम्पल देखते हैं, तो अमेरिका को ही एज अ एग्जाम्पल सेट किया जाता है और ये माना जाता है कि अमेरिका में जो फेडरल सेटअप है वो सबसे बेहतर है, क्योंकि वहाँ पर स्टेट्स के पास ज़्यादा पावर है, सेंटर के पास उतनी पावर्स नहीं है। जबकि भारत इससे बिल्कुल उलट है, जहाँ पर केंद्र अधिक शक्ति रखता है, राज्यों के पास कम शक्ति है। ठीक है, जैसा कि आपने पॉलिटी में पढ़ा भी होगा कि भारत जो है अविनाशी संघ वाला, अविनाशी राज्यों वाला अविनाशी संघ है, ऐसा आपने स्टेटमेंट पढ़ा होगा। इसका मतलब भारत में जो फेडरल प्रिंसिपल है वो दूसरे तरीके से काम करता है, जबकि अमेरिकन राजनीतिक व्यवस्था में बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल का फेडरलिज्म है, स्टेट्स के पास ज़्यादा पावर है। इसके साथ साथ कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर्स है, यानी शक्तियों का स्पष्ट पृथक्करण किया गया है और तीनों अंग पूर्णतः इंडिपेंडेंट बनाए गए हैं अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम में। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर टू पार्टी का डोमिनेंस है, यानी कि दो राजनीतिक दलों का हमेशा से प्रभुत्व रहा है और थर्ड पार्टीज के लिए कई सारे स्ट्रक्चरल बैरियर्स हैं, जिसको हम आगे समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से है। तो अब हम सबसे पहले समझते हैं कि अमेरिका का टू पार्टी सिस्टम किस तरीके से डेवलप हुआ और ये टू पार्टी सिस्टम किस तरीके से किसी थर्ड पार्टी को स्पेस नहीं देता है। तो शुरू करते हैं आगे और आगे देखते हैं कि टू पार्टी सिस्टम की मजबूती क्या है। सबसे पहले अगर हम देखें तो अमेरिका में 1790 से ही टू पार्टी सिस्टम डेवलप होना शुरू हुआ। शुरू में जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, इनिशियली जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो फेडरलिस्ट और एंटी फेडरलिस्ट के तौर पर मानी जाती थी। एक फेडरलिस्ट ग्रुप था और एक एंटी फेडरलिस्ट ग्रुप था, और यही आगे चल के कन्वर्ट हो जाएगा डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन्स में, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन्स में 1860 के दशक में। तो लगभग यूं मान के चले, अगर हम मोटा मोटी कहें तो 160 साल से ज़्यादा हो गए हैं इस दो पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम को एस्टैब्लिश हुए, और ये पूरी तरीके से अमेरिका में डीप रूटेड हो चुका है। तो अब अमेरिकी संविधान की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अमेरिकी संविधान में इसके लिए कोई स्पष्ट प्रोविजन नहीं किया गया है कि यहाँ पर दो पार्टी सिस्टम रहेगा। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लिए इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम कहीं ना कहीं टू पार्टी सिस्टम को फेवर करता है, यानी कि दो पार्टी वाले सिस्टम को पसंद करता है, उसको ही सहायक बनता है। और यहाँ पर एक विनर्स टेक ऑल अप्रोच है, विनर टेक्स ऑल अप्रोच है, जिसमें थर्ड पार्टी के लिए जो डिसएडवांटेजेस है। तो एक तरीके से जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है इंडिया का, उसी को बोलते हैं विनर्स टेक्स ऑल अप्रोच, जो कि अमेरिका में प्रिवेल करता है। दूसरा, अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम जो है, जो निर्वाचक मंडल की प्रणाली है, वो बड़ा डिफरेंट है। उसमें क्या होता है कि जैसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, वहाँ पर आपको इलेक्टोरल वोट्स तो पाने ही होते हैं और पॉपुलर वोट्स भी पाने होते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि अगर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात करें अमेरिका में, तो वहाँ पर इलेक्शन में 538 इलेक्टोरल वोट्स हैं। ठीक है, जिसमें से कैंडिडेट को 270 वोट्स चाहिए मेजॉरिटी के लिए। और अधिकतर स्टेट्स में क्या होता है सिस्टम, विनर टेक्स ऑल का रूल होता है, यानी कि जो विनर होगा उसी को सारे वोट पड़ जाते हैं। अधिकांश स्टेट में ये है, बेसिकली दो बड़े स्टेट्स को छोड़कर सभी जगह यही है प्रोसेस। तो इससे क्या होता है कि कैंडिडेट को पूरे स्टेट जीतने पड़ेंगे थर्ड पार्टी वाले को, तो यहां पर मामला फंस जाता है। अगर हम इसका एक बेहतर एग्जाम्पल दें तो 1992 में एक पर्सन थे जिनका नाम था रॉस पेरोट।
इन्हें जो है 19% पॉपुलर वोट मिले थे, लेकिन इलेक्टोरल वोट मिले 0। तो इसका मतलब यह हुआ कि जन सपोर्ट, जो पॉपुलर सपोर्ट है, अगर अमेरिका में आप पा भी जाते हैं तो भी वो इलेक्टोरल विक्ट्री की गारंटी नहीं है। मतलब आप चुनाव में इलेक्टोरल वोट पा जाएंगे, इसकी गारंटी ये नहीं है कि जनता आपको पसंद करती है। तो एक तरह से जो डीप रूटेड सिस्टम है, जो दो पार्टी के समर्थक गुट बन गए हैं, वे एक दूसरे का सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी के में वो मामला ट्रांसफर होता नहीं है। तो इस वजह से अगर आप कितना भी लोकप्रिय भी हो, चाहे आप ट्विटर पर क्या कहते हैं, पब्लिक सर्वे भी करवा लें और कहें कि नहीं नहीं हर दो में से एक व्यक्ति ये चाहता है कि एक नई पार्टी बने, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इलेक्टोरल वोट्स चाहिए आपको, जो कि पॉपुलर वोट से डिफरेंट है। अब मुद्दा वो वाला भी समझ लें जो ट्रंप साहब का सपना है। ट्रंप साहब क्या अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हैं? तो सबसे पहली चीज, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार वही व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है जो व्यक्ति वहां पे बाय बर्थ सिटीजन हो। जैसे अगर भारत की बात करें तो भारत में स्थिति इससे डिफरेंट है। भारत में कोई भी व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है वो प्रेसिडेंट बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई ऐसी रोक नहीं है। आप बाद में भी सिटीजनशिप पा गए हैं और सिटीजन बन गए हैं तो आप इन पदों को धारित कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका में स्थिति डिफरेंट है। अमेरिका में प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको बाय बर्थ अमेरिकन सिटीजन होना पड़ेगा, और यहां पर मामला फंस जाता है क्योंकि एलन मस्क जो है, उनका जन्म हुआ है साउथ अफ्रीका में, वो इनबॉर्न यानी कि बाय बर्थ अमेरिकन सिटीजन नहीं है। तो इसलिए आज तक के संविधान के हिसाब से, जो अभी संविधान लागू है उसके हिसाब से, वो अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बन सकते, वो अयोग्य हैं। तो पहला जो बड़ा बैरियर है इनके सामने वो तो यही है कि ये योग्य ही नहीं है राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए। दूसरा, अमेरिका की जो चुनाव प्रणाली है जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी, कि वो चुनाव प्रणाली ही ऐसी बनाई गई है कि जिसमें तीसरे दल या स्वतंत्र उम्मीदवारों का जीतना बहुत कठिन या लगभग असंभव होता है। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टियां गहराई से संस्थागत रूप से वहां जमी हुई हैं, और वो भी हर लेवल पर। तो ऐसी स्थिति वहां पर हो पाना संभव नहीं है। अगर हम थर्ड पार्टीज का इतिहास देखें, ऐसा नहीं है कि अमेरिका में ऐसे प्रयास नहीं किए गए। तो 1912 में थियोडोर रूजवेल्ट ने पार्टी बनाई थी, प्रोग्रेसिव पार्टी, और रूजवेल्ट की उस पार्टी को 27% केवल वोट मिले थे। इसी तरीके से 1968 में जॉर्ज वैलेस ने अमेरिकन इंडिपेंडेंट पार्टी बनाई थी, जिसको केवल 13.5% वोट मिले थे। रोज पैरेट का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ही। इसी तरीके से 2016 में गैरी जॉनसन ने लिबर्टेरियन पार्टी बनाई थी, जिसको 3.3% के आसपास वोट मिले थे। इसी तरीके से एक ग्रीन पार्टी बनाई गई थी 2016 में ही जिल स्टेलिन द्वारा, जिसको 1.1% वोट मिले थे। तो थर्ड पार्टीज को लेके अमेरिकन का रुख बहुत ही निगेटिव रहा है अब तक। अगर ट्रंप साहब की किस्मत खराब हो और मस्क साहब की किस्मत अच्छी हो तो सकता है कुछ ऐसा हो, लेकिन अभी तक का जो इतिहास है वो इनके फेवर में नहीं है। अब एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। आज हमारे यहाँ यूपीएससी का जो बैच है, जो 2026 का बैच है, उसके एडमिशन की लास्ट डेट है। तो जो बच्चे अभी हमसे जुड़ रहे हैं और यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं 2026 के लिए, और उनका टारगेट है किसी भी तरीके से 2026 को क्रैक करना, उनके लिए एक बहुत बेहतरीन बैच है। वे आएँ और ज्वाइन करें। आज हमारे यहाँ शुरू हो रहा है ये बैच, और इस बैच में आपको पूरा स्टडी मटेरियल, नोट्स, टेस्ट सीरीज, रेगुलर क्लासेस सब कुछ मिलेगा। इसके साथ साथ मेंटोर सपोर्ट मिलेगा, प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम, मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम, और उसके साथ साथ इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी मिलेगा। आपको सारी बुक्स मिलेंगी, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए और इसको ज्वाइन करके अपनी तैयारी को एक बेहतर रूप दीजिए, अपने सपनों के करीब पहुंचिए। इसके बाद हमेशा की तरह सबसे लास्ट में हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन ये है कि अमेरिकी कांग्रेस के बारे में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है। पहला, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 435 मेंबर्स हैं। सीनेट में प्रत्येक राज्य के 2 मेंबर्स हैं।
हाउस मेंबर्स का कार्यकाल 2 साल का होता है और सीनेट मेंबर का चुनाव इनडायरेक्ट होता है, यानी अप्रत्यक्ष होता है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन से गलत है। इन 4 में से कोई एक पॉइंट गलत है और आपको कमेंट करके इसका उत्तर देना है। और इसके बाद जब आप आंसर देंगे कमेंट में तो मैं ज़रूर देखूंगा कि आपके उत्तर क्या हैं, और आपका सपोर्ट और आपकी सहायता के लिए भी मैं हमेशा अपने टेलीग्राम पर अवेलेबल हूं। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।